भारत सरकार की तरफ से मेरे को फेलोशिप भी दी जाती है। इसमें ये अब ना रुपए का मामला आता है ना तो देखने वाला सोचता है पता नहीं क्या मिलता है इसमें क्या कितना कुछ मिलता है। मतलब ये आपका प्लान बी था? ये प्लान बी था। यूपीएससी वालों का हमेशा होता है कि प्लान बी होता है। साथ ही मैंने वो एग्जाम दिया और पटवारी में फाइनली मैं जनरल कैटेगरी से सिलेक्टेड हो गया था। 4400 पोस्ट थी। जिस ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना और 12वीं में होना जरूरी है क्या? तो आपके सामने उदाहरण है। मुझे ये रिग्रेट हुआ कि उस समय 2 महीने के बाद ही स्कूल लेक्चरर का एग्जाम था। ठीक है, मारो कहते बिलो ना करने मंथने के बाद जो अपने घी क्रीम आता ना वो हो पॉलिटी में इतना नॉलेज रखते हो मेरे हिसाब से। और देखने वाले भाई अभी भी जारी है। तो इसके लिए एक फ्रेशर को किस टाइप से स्टार्ट करना चाहिए? मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं मेरे सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहा हूँ और इसी सब्जेक्ट में आगे कुछ सबके लिए अच्छा करने के सोच रहा हूँ और खुद के लिए सबसे पहले करने का सोच रहा हूँ। मैं भी उसी पॉजिटिवनेस के साथ आगे बढ़ता हूँ और आप सबकी दुआ ये रहेगी कि इस बार प्रोफेसर में हो जाए और मैं वापस इसी चैनल पे प्रोफेसर बन के इंटरव्यू दूंगा। जब मैं 12th में था तभी मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे और मैं मेरे घर में भाइयों में सबसे बड़ा हूँ तो जिम्मेदारियाँ भी बहुत जरूरी नहीं है। कॉलेज लेक्चरर के लिए जो न्यूनतम योग्यता है कि आप जिस सब्जेक्ट में कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं। मैंने वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों के लिए अभी जब भी मैं फ्री होता हूँ गाँव में तो गर्ल्स स्कूल में जाके 11th और 12th में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा। इसके लिए आपको साधुवाद मेरी तरफ से और उन बच्चों की तरफ से भी जिन्होंने आपसे कुछ सीखा है। इंटरव्यू के बाद मेरा वो कहता है कि शादी करने का विचार है। शादी का तो वो तो देखो सबका ही। तो फ्रेशर देगा या नया बंदा देगा? फ्रेशर क्या पुराने भी देंगे तो उनको अभी तक ये नहीं पता है कि कैसे पेपर अटेंड करें। तभी तो बार बार तैयारी तो हो चुकी है उनकी भी। आपने 6-7 महीने का अंडरस्टैंडिंग कोचिंग करे तो क्या ऑनलाइन आपने ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ पढ़ने वाले तो ये सोचते हैं कि क्या मैटर पढ़े। आपने क्या सिर्फ कोचिंग वाले नोट्स ही पढ़े? पहले तो बताओ आपने पॉलिटी के लिए कोचिंग की थी कोई? और उस समय पहले अटेम्प्ट में यूजीसी का नेट क्वालिफाई हो गया। ग्रेजुएशन आपने बीएससी किया तो पॉलिटिकल साइंस तो था नहीं। बिल्कुल। तो आपकी रुचि पॉलिटिकल साइंस में कैसे? गवर्नमेंट मतलब फुल आप क्वालिफाई योग्यता होते हुए भी नहीं हो पाया आपका। बिल्कुल, थोड़े से इशू के कारण। हाँ वो एक नमस्कार दोस्तों और आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। और ये चैनल एजुकेशन संबंधित आपको अपडेट देने, गाइडेंस देने और अच्छे अच्छे लोग जो भी वर्तमान में पढ़ाई कर भी रहे हैं और अपने जीवन में सफल भी हैं और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ हैं श्री लीलाधर जी कुमावत जो खारी बीकानेर से बिलोंग करते हैं और आप वर्तमान में नेट जेआरएफ के बाद पीएचडी रनिंग है पॉलिटिकल साइंस से। तो आज हमें ये भी जानने को मिलेगा कि नेट जेआरएफ पीएचडी करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या पढ़ना पड़ता है, कहाँ से पढ़ना पड़ता है, क्या सेल्फ से भी कर सकते हैं। और उसके साथ पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट मतलब एक साइंस की तरह थोड़ा हार्ड भी है और उसके बारे में कहाँ से पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, वो भी बहुत तरीके अच्छे से जानने को मिलेगा। क्योंकि आज तक मैंने ज़्यादातर पॉडकास्ट या गाइडेंस के लिए टीचर के बारे में लाया हूँ। तो आप भी एक टीचर ही लाइन में हो अभी और फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड के भी पॉलिटी आती हैं, वो भी लेवल की पूछते हैं। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज बने रहे हमारे साथ लास्ट तक। तो लीलाधर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत नमस्कार और आपके इस चैनल पे सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे मुकेश जी ने बताया कि आज हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में चर्चा करेंगे, पूरे सब्जेक्ट के बारे में करेंगे। फर्स्ट ग्रेड कॉलेज शिक्षा से लेके हम पीएचडी में एडमिशन तक की हम चर्चा करेंगे। और मैं खुद मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का लास्ट टाइम भी इंटरव्यू दिया था। अच्छा। और इस बार भी वापस मैंने रिटर्न एग्जाम दिया हुआ है, अभी रिजल्ट बाकी है। और मेरी पीएचडी वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक से चल रही है। अच्छा, तो वहाँ पे आप यहाँ से कैसे मैनेज करते हो? वनस्थली विद्यापीठ में मेन तो वो गर्ल्स यूनिवर्सिटी है पर उसमें रिसर्च के क्षेत्र में दोनों को अलग है, बॉयज और गर्ल्स। तो गर्ल्स की मेन कैंपस है तो वहाँ ऑनलाइन का सिस्टम रहता है बॉयज़ के लिए ज़्यादातर। अच्छा। कोर्स वर्क और सारा ऑनलाइन। तो आप पॉलिटिकल साइंस मतलब पीएचडी होती है किसी एक विषय पे होती है, सब्जेक्ट के अंदर भी एक सब्जेक्ट के अंदर भी एक टॉपिक पे होती है। तो टॉपिक कौन सा आपका? मेरा टॉपिक अभी वैसे डिसाइड नहीं हुआ है पर मैंने डिसाइड किया हुआ है भारत में ग्राम न्यायालय का। मैं पश्चिमी राजस्थान के संदर्भ में विशेषकर बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर इनमें ग्राम न्यायालय पर रिसर्च करने का मेरा है। अच्छा, तो इस पे 4 सालों में एक ही सब टॉपिक पर रिसर्च होगा? बिल्कुल सर। और उसके बाद इसमें क्या कुछ कहाँ ये रिपोर्ट देनी होती है, इसकी क्या मान्यता होती है, क्या कुछ होता है? पीएचडी के लिए पहले आपको पीएचडी में एंट्रेंस का जो भी उसका प्रोसेस होता है, यूनिवर्सिटी का सबका अपना अपना होता है, उसमें आप एडमिशन लेते हो। तो उसके बाद आपका पहले कोर्स वर्क होता है, 6 महीने का होता है, किसी में साल भर का होता है, किसी में 3 महीने का हो, तो सबका अलग अलग है। कोर्स वर्क होने के बाद आपकी टॉपिक की सिनॉप्सिस सबमिट होती है। सिनॉप्सिस के बाद में आपके उस टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसर्च का क्या उद्देश्य है, रिसर्च के क्या पर्सन है, आपको उन पे सारा काम करना होता है।
फिर उनमें आप चैप्टर लिखते हो उस टॉपिक पे, कम से कम 8-10 चैप्टर लिखते हैं, और फिर लास्ट में जाके थीसिस पूरी बनानी होती है और थीसिस सबमिट होती है, फिर फाइनली पीएचडी कंप्लीट होती है। अच्छा, तो पहले उसके बाद हम ये जानेंगे कि इसके लिए क्या करना पड़ता है। पहले ये जानेंगे कि क्या ग्रामीण अंचल से भी निकल के एक लड़का व्यक्ति कुछ भी हो, वो क्या आपके इस लेवल तक पहुंच सकता है? बिल्कुल। मान लो जैसे आपका गांव काफ़ी बड़ा है, तो पहले किसी ने पीएचडी कर रखी है? हाँ, मेरे गांव में अभी एक पीएचडी वर्तमान में कंप्लीट हुई है। हाँ, तो दूसरे आप हो? हाँ, दूसरा मैं हूँ, पर वर्तमान में हमारे गांव से 4 लोगों की रनिंग में है पीएचडी। अच्छा, तो मतलब काफ़ी एजुकेटेड है इलाका। हाँ, एजुकेटेड, एजुकेशन में अभी ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के भी जब रिजल्ट्स और आते हैं तो गांव से हर एक फील्ड में, चाहे एमबीबीएस का हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब में टीचर से लेके सारे एग्ज़ाम तक लगभग उसमें सिलेक्शन होते हैं, भारतीय रेलवे में भी, सब में। तो पहले से भी सोच रखा था क्या कि मुझे डॉक्टरी बनना है पॉलिटी में? इसके बाद आप मतलब पीएचडी होने के बाद डॉक्टर लग जाएगा। अभी मैं आपको लीलाधर जी को मौत कर, फिर डॉक्टर लीलाधर को मौत करना पड़ेगा। सही बात है। तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं डॉक्टर बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मेरा मैं निकल के भी क्या, हाँ, मैं थोड़ा सा परिचय मेरा करवा देता हूँ कि मैंने भी गांव से ही एजुकेशन की है। 10वीं तक की पढ़ाई मेरे गांव में की है मैंने। उसके बाद आगे की शिक्षा के लिए मैं बीकानेर आ गया। वो भी सरकारी स्कूल में? वो भी गवर्नमेंट स्कूल से किया। उसके बाद ग्रेजुएशन भी मैंने गवर्नमेंट स्कूल से किया। ग्रेजुएशन के दौरान ही मैंने क्या किया था, सबसे पहले जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी थी वो मैंने पटवारी की शुरू करी थी। शुरुआती पटवारी की तैयारी की थी? जी, वो भी मेरा एक अच्छा सफ़र है। मैं हर जगह मेरी एक मेमोरीज में पहला एक बहुत अच्छा सुहाना सफ़र मानता हूँ उसको, कि वहीं से मेरी जो आगे की जर्नी होती है वही स्टार्ट होती है। और पटवारी में फर्स्ट ईयर में ही मैंने पटवारी की कोचिंग करी, और सेकेंड ईयर में वैकेंसी आई, और वैकेंसी के साथ ही प्री मेंस उसमें एग्जाम हुए थे पटवारी के। पहले मतलब 12वीं लेवल की थी पटवारी? हाँ, ठीक है। और उसमें उस समय के एग्ज़ाम जो 2015 वाली पटवारी वैकेंसी है, 2016 में एग्जाम हुए थे, वो भी प्री मेंस RAS के प्री मेंस जैसे हुए थे एग्जाम। उनका लेवल बहुत अच्छा था, और मेरा पहला ही गवर्नमेंट का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन थी, और पहला ही वो एग्ज़ाम था। और मैंने बीएससी के साथ में, बीएससी मेरी रनिंग में चल रही थी, पीसीएम से मैं बीएससी कर रहा था, उसके साथ ही मैंने वो एग्ज़ाम दिया। और पटवारी में फाइनली मैं जनरल कैटेगरी से सेलेक्टेड हो गया था। 4400 पोस्ट थी, जिसमें से 600 कुछ मेरी रैंक थी। अच्छा, मतलब फर्स्ट कंपटीशन में, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सिलेक्टेड हो गए? जी, ठीक है। तो उसके बाद आपने ज्वाइन नहीं किया पटवारी? पटवारी का एक्चुअल में उस समय RKCL का कोई इश्यू रह गया था, जिसमें RKCL ये था, अपेयरिंग के फॉर्म भरवाए गए थे, हमारी बीच में कंप्लीट हुई थी प्री और मेंस के। उन्होंने वो रोक दिया था सिलेक्शन को लेके कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई के बाद गवर्नमेंट जॉब में मतलब जाके टक से वापस हाँ, पार कर दिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद वहाँ भी कुछ नहीं बोला। उनके बाद उन्होंने फाइनल ज्वाइनिंग रोक दी थी हमारी। आजकल तो जैसे 2 गुना के इंटरव्यू कॉल होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। उस समय तो जितनी पोस्ट है उतने लोगों के ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते थे, बाद में वेटिंग अलग से निकालते थे, अलग से उनके वेरीफाई होते थे। अच्छा, तो आप पहली बार गवर्नमेंट मतलब फुल आप क्वालिफाई योग्यता होते हुए भी नहीं हो पाया आपका, बिल्कुल, थोड़े से इशू के कारण। हाँ, वो एक क्या पता, वो मैं हमेशा लगभग पॉडकास्ट बोलता हूँ, क्योंकि पॉडकास्ट ले तो वो लगभग मतलब फेल तो क्या है कि सीखने के लिए कई चरण होते हैं। बिल्कुल। तो वो कहता है कि मेरे उसमें नहीं हुआ, उसमें नहीं, फिर कहता है यार वो नहीं हुआ ना तो सही हुआ। तो आपको भी ये लग रहा होगा कि नहीं हुआ तो सही हुआ। तो मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट तो बाद में आया था, पटवारी का पहले आया था, मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो एक सरकारी नौकरी, देखो सरकारी होती है, उसकी अपनी इमेज होती है। तो मेरी वो जॉब हो गई, फाइनली ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो मैंने वहाँ से प्लान बनाया कि कुछ बड़ा करते हैं, और मैंने उस समय यूपीएससी की तैयारी के लिए मैं दिल्ली रवाना हो गया। अच्छा, गांव में यूपीएससी का आपको किसने बोल दिया कि यूपीएससी दिल्ली में करना होता है? किसी ने तो कहा होगा। गांव में एक्चुअल में ऐसा है कि पढ़ाई का पहले भैया और है वहाँ दिल्ली में, वो पढ़ते हैं, यूपीएससी के करते थे। अच्छा। पर मेरा खुद से ही पहले प्लान था कि इन फ्यूचर मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी। तो मैं फिर दिल्ली के लिए चला गया। दृष्टि IAS से मैंने मुखर्जी नगर 2018 में एडमिशन लिया। सबके लिए फेमस है कि यूपीएससी के लिए मुखर्जी नगर जाना ही होता है। मुखर्जी नगर और नेहरू विहार वही, और वहाँ हमने तैयारी की 1.5-2 साल। फिर कोरोना लग गया, कोरोना से पहले हमारी कोचिंग हो गई थी। और फिर मैंने 2020 में यूपीएससी का एक अटेम्प्ट दिया था, और उसमें मेरा हुआ नहीं था, पर उससे पहले ही मेरी यूजीसी की नेट क्लियर हो गई थी। वो सफ़र यहाँ से शुरू होता है कि मेरा ऑप्शनल, वैसे तो मैं बीएससी करके साइंस बैकग्राउंड से था, पर मैंने यूपीएससी में ऑप्शनल मैंने पॉलिटिकल साइंस चुना। उसका रीजन भी पटवारी था। मतलब ग्रेजुएशन आपने बीएससी किया तो पॉलिटिकल साइंस तो था नहीं? बिल्कुल। तो आपकी रुचि पॉलिटिकल साइंस में कैसे आई? मैंने अभी बताया ना कि उसकी भी वजह मेरी पटवारी का ही तैयारी करनी थी। उसमें भारत का संविधान का पूरा पार्ट लगता था। ठीक है। तो मैंने भारत के संविधान में मेरे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ। एक्चुअल में सब्जेक्ट भारत का संविधान तो 1/10 पार्ट होता है स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर में,
पर मेरा वो एक छोटे से टॉपिक में इंटरेस्ट बन जाना, पॉलिटिक्स के लिए पूरे के लिए इंटरेस्ट जागृत हो गया। फिर वो पूरे के लिए इंटरेस्ट बना और फिर नई नई चीज़ें थी सारी, थिंकर पढ़ना, इंडियन थिंकर, वेस्टर्न थिंकर, थ्योरी पढ़ना, वो सारे सब्जेक्ट का पार्ट होता है। पर एक्चुअली में मैंने भारत के संविधान से उस सब्जेक्ट के प्रति जो मन में रुचि बनाई, और रुचि बनती है तो आपको भी पता है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर उछालने वाली बात होती है। सही है। तो फिर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट यूजीसी हो गया? हाँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 2019 में मेरी ऑप्शनल की कोचिंग चल ही रही थी और मैंने फॉर्म भर दिया यूजीसी नेट का ऑप्शनल सब्जेक्ट का, और मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस से नॉन कॉलेज किया था बीकानेर से ही। मैं दिल्ली में रहता था, बीकानेर से नॉन कॉलेज किया, एग्जाम आके देता था यहाँ पे, और उस समय पहले अटेम्प्ट में यूजीसी का नेट क्वालिफाई हो गया था। तो यूपीएससी में मैंने मेरा ऑप्शन यही रखा था कि यूपीएससी की तैयारी करते तो हमेशा एक सेकेंड ऑप्शन रखना होता है। तो मेरा सेकंड ऑप्शन यही था कि राजस्थान में जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी तो मैं उसकी तैयारी करूंगा। और यूपीएससी का मैंने पहला अटेम्प्ट अक्टूबर में दिया और नवंबर 2020 के अंदर ही राजस्थान में प्रोफेसर की वैकेंसी आ गई, तो मैंने मूव ऑन कर लिया यूपीएससी से। मतलब ये आपका प्लान बी था? ये प्लान बी। यूपीएससी वालों का हमेशा होता है कि प्लान बी होता है। प्लान बी होना चाहिए, बाकी प्लान ए यूपीएससी क्योंकि एक टफ एग्जाम, इंडिया का सबसे टफ एग्जाम माना जाता है, तो प्लान बी अपना होना चाहिए, अपनी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी होता है। अच्छा, देखने वालों को बता देना चाहता हूँ कि मेरा भी यूजीसी नेट हो रखा है पॉलिटी से, तो आपको पता है कि कितनी खुशी होती है। मेरे नेट को खुशी हो रही है, नेट के लिए भी, तो आपने तो अभी पीएचडी चल रही है तो खुशी तो होंगी। और इसमें क्या, जैसे आपने कहा कि प्रोफेसर का दिया फर्स्ट अटेम्प्ट, मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ जी, और अभी आप क्या उम्मीद रखते हो आगे के लिए? जैसे पेपर कैसा हुआ है? मेरा पेपर इस बार भी ठीक हुआ है, इंटरव्यू कॉल तो 100% हो जाएगी, ये मैं पहले से कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस से। बाकी फाइनल रिजल्ट क्या रहता है वो तो इंटरव्यू के बाद है। लास्ट टाइम भी मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ था, 24 में से 16 मार्क्स आए थे। और फिर मैंने जैसे 2019 में ही यूजीसी का नेट हो गया। आज तक मैंने यूजीसी के 4 बार एग्ज़ाम दिए, उसमें से मेरे 4 बार नेट है और एक टाइम में जेआरएफ है। अच्छा। और वर्तमान में मेरी जो पीएचडी है वो जेआरएफ बेस पे ही शुरू की हुई है और भारत सरकार की तरफ से मेरे को फेलोशिप भी दी जाती है। इसमें ये अब ना रुपए का मामला आता है ना, तो देखने वाला सोचता है पता नहीं क्या मिलता है इसमें क्या कितना कुछ मिलता है। देखो अभी जैसे जेआरएफ है तो जेआरएफ और एचआरए 2 चीज़ मिलती है आपको। इसमें एचआरए हाउस रेंट का मिलता है, इसमें भी हाउस रेंट का होता है, जैसे गवर्नमेंट जॉब में तो वैसे फील 4 साल तो वैसे ही फील देता है। हाँ, 5 साल तक, 5 साल हो गए मैक्सिमम 5 साल तक देते हैं। जैसे आपकी पीएचडी, अगर पीएचडी में मिनिमम 3 साल होते हैं और मैक्सिमम आप तो जब पूरी करनी चाहो तब होती है। तो अगर पीएचडी 4 साल में कंप्लीट करते हो तो 4 साल तक आपको फेलोशिप मिलेगी। पीएचडी 7 साल में होती है तो आपको 5 साल तक ही मिलेंगे, मतलब मैक्सिमम 5 साल तक पैसा मिलता है। कितना मिलता है? अभी जेआरएफ है जो 37,000 जेआरएफ होती है और एचआरए आपका ऐसे करके 3-4 हज़ार एचआरए हो जाता है, मतलब 40 प्लस हो जाता है। तो बढ़िया ही है, हमसे तो अच्छा ही, हमारा प्रोबेशन होता ही नहीं और तब तक आप कुछ ना कुछ कर ही लोगे। और अब देखते हैं आप यहाँ तक पहुँचे हो तो इसके लिए आपने पॉलिटी भी अच्छे से पढ़ी होंगी जी। तो पढ़ने वाले तो ये सोचते हैं कि क्या मैटर पढ़े, आपने क्या सिर्फ कोचिंग वाला नोट्स ही पढ़े? पहले तो बताओ, आपने पॉलिटी के लिए कोचिंग की थी कोई? हाँ, मैंने जैसे यूपीएससी में ऑप्शनल के तौर पे एक बार ही कोचिंग की थी। राजेश मिश्रा सर जो एक पॉलिटिकल साइंस के बहुत जानने माने टीचर में माने जाते हैं और उनकी यूजीसी नेट की एक समग्र अध्ययन की एक बुक भी आती है। ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस की अगर मार्केट में कोई एक ग्रंथ से तैयारी करना चाहे तो राजेश मिश्रा का बहुत बढ़िया नेट क्वालिफाई के लिए, हाँ, नेट यूजीसी नेट के लिए आती है वो, और राजेश मिश्रा सर की बहुत अच्छी है। और राजेश मिश्रा सर हिंदी मीडियम में काफ़ी टाइम से कम 20-25 सालों का उनका अपना एक्सपीरियंस है। वो यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाते थे। मतलब आपने राजेश मिश्रा से पढ़ा और उसके बाद वही बुक पढ़ी? हाँ, मेरा वही बैकग्राउंड रहा था और वही तैयारी की थी। उसके बाद मैंने राजस्थान में जैसे बताया कि प्रोफेसर की वैकेंसी आई तो मेरा जेआरएफ क्लियर तब हुआ जब मैं राजस्थान में प्रोफेसर की तैयारी करी। ठीक है। जो प्रोफेसर का आपका एक सिलेबस होता है यूपीएससी में तो सब्जेक्टिव होता है, रिटन एग्जाम होता है, लेकिन प्रोफेसर का राजस्थान का उसमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम रहता है। तो और यूजीसी का नेट भी ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव लेवल से आपको फैक्ट पढ़ने होते हैं ज़्यादा। तो फैक्ट के लिए फिर मैंने ऑप्शनल के तौर पे पहले राजेश मिश्रा से मेरे सब्जेक्ट की एक समझ बनी, अंडरस्टैंडिंग बनी, और उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में राजस्थान से बेनीवाल जी सर, लक्ष्मी नारायण जी बेनीवाल सर है, उनके नोट्स पढ़े और साथ साथ में मैंने हर एक टॉपिक की एक बुक को भी रेफरेंस के तौर पे लिया और उसको पढ़ा। तब मेरी साथ में जेआरएफ भी हो गई थी।
मतलब आपने पॉलिटी के लिए दो सरों के मतलब मैटर पढ़ा या 2 सरों से गाइडेंस लिया? बिल्कुल। एक तो राजेश मिश्रा सर और लक्ष्मीनारायण एलन बेनीवाल, बिल्कुल। दोनों से पढ़ा और उसके बाद आपने नोट्स भी बनाए और वो नोट्स पढ़े। बिल्कुल। तो आप इनके लिए क्या कहना चाहोगे, कोई दूसरे सजेशन देना चाहोगे या कि ये सेम ही पढ़ो? नहीं, अपने हिसाब से। अगर जैसे अपन राजस्थान में स्कूल लेक्चरार और कॉलेज लेक्चरार की तैयारी करते हैं तो आपका यूजीसी नेट आराम से हो जाता है। यूजीसी नेट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, देखने वालों के लिए हाँ, जरूरी सही। है कि यूजीसी नेट कैसे करें। देख, पहली बात यह है कि मैंने क्लियर जरूर किया नेट, लेकिन मुझे इतना पता नहीं है कि कैसे करें, क्योंकि सेकंड ग्रेड में नॉर्मल पढ़ रखा था, उसी आधार पे हो गया, बाकी समझ ठीक ठाक है। तो आप अच्छे तरह से बता पाओगे क्योंकि आपने जेआरएफ किया है, और जेआरएफ कितने परसेंट का होता है पेपर देने वाला, मतलब टॉप लेते हैं? टॉप 1% का लगभग होता है। और नेट वाला 6%? नेट टोटल 6% होता है, उसमें टॉप 1% का जेआरएफ और JRF नेट उसमें दोनों इंक्लूड होते हैं। तो आपको तो ये तो मतलब एकदम वो कहता ना मारो कहते बिलो ना करने मंथने के बाद जो अपने घी क्रीम आता ना, वो पॉलिटी में इतना नॉलेज रखते हो मेरे हिसाब से, और देखने वाले भाई वो ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो देखो निरंतर अध्ययन की बात होती है। 2018 से ही मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ और अब भी वर्तमान में भी पढ़ रहा हूँ। अब इंटरव्यू की जैसे तैयारी करेंगे तो वापस पढ़ना पड़ेगा, तो अभी तक मैं सब्जेक्ट रनिंग में हूँ और सब्जेक्ट टच में रहना ही पड़ेगा। कॉलेज की लेक्चरार की तैयारी करेंगे तो कॉलेज लेक्चरार पढ़ेंगे तो बच्चों को भी पढ़ाने में सब। तो थोड़ा नेट के बारे में बता दो भाई, कैसे करना होता है, क्या प्रोसेस रहता है इसका? यूजीसी नेट का ये होता है, यूजीसी नेट में आप एग्जाम देने जाते हो तो उसमें एक तो कॉमन पेपर रहता है और एक सब्जेक्ट का पेपर रहता है। दोनों पेपर साथ में ओपन होते हैं, अलग अलग नहीं होते, ये दोनों साथ में होते हैं। फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन होते हैं और सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं। तो फर्स्ट पेपर में नॉर्मल सारा जनरल नॉलेज होता है और उसमें रिसर्च और के कुछ क्वेश्चन रहते हैं। उसमें मैथ के भी होते हैं, रीजनिंग के भी होते हैं, कंप्यूटर के भी होते हैं, एनवायरनमेंट के होते हैं और रिसर्च के क्वेश्चन रहते हैं। और उसमें 2 टेबल होती है, एक तो शुरू में ही मतलब टेबल आती है, गणितीय आंकड़े होते हैं, उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, वो आपको अच्छे से करना होता है, वो अगर सही हो जाते हैं। और एक लास्ट में 46 से लेकर 50 तक होते हैं, 60 आता है। अच्छा, उसमें भी एक पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन होते हैं। हाँ, ये दोनों उसमें से ही आंसर निकालने होते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन हो जाते हैं 50 में से, तो पीछे 40 बचते हैं। 40 में मैथ, रीजनिंग, एनवायरनमेंट, अगर कोई भी अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कोई आपको अड़चन नहीं आती है। उसमें अगर ये है कि आपको जेआरएफ क्लियर करने के लिए या नेट क्लियर करने के लिए 50 में से 30+ आप स्कोर कर लेते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन करके आओ। और उसमें से 50 में से आप अगर 30+ कर जाते हो तो वो एक अच्छा स्कोर माना जाता है। फिर आपका मेन होता है सब्जेक्ट। मतलब फर्स्ट पेपर के लिए कोई बुक वगैरह आती है, आपने पढ़ी है या मतलब ऐसे ही आप नॉलेज के आधार पे किया है? मैंने फर्स्ट पेपर में कोई बुक नहीं पढ़ी और मैंने फर्स्ट पेपर का मोटा मोटी ये सिलेबस भी नहीं देखा। तो फर्स्ट पेपर के लिए वैसे अगर कोई बुक के तौर पे पढ़ना चाहिए तो ये बड़ा हो जाता है। फर्स्ट पेपर भी अगर पढ़ना चाहिए तो मदान एंड मदान की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक होती है हिंदी मीडियम में। ठीक है। और सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट की बात आती है तो सब्जेक्ट देखो यूजीसी का, चाहे नेट क्लियर करो, चाहे जेआरएफ क्लियर करो, चाहे स्कूल लेक्चरर बनो, चाहे कॉलेज लेक्चरर बनो, सब्जेक्ट को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मतलब जीना पड़ेगा एकदम। हाँ, सब्जेक्ट में ये है कि आप अपनी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हो तो भी अच्छी बात है। वैसे पॉलिटिकल साइंस में बात करूं तो लक्ष्मी नारायण जी बेनीवाल सर के नोट्स यहाँ स्कूल लेक्चरार के लिए या कॉलेज लेक्चरार के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए पॉलिटिकल साइंस के बहुत अच्छे सोर्स माने जाते हैं। मैंने एक फर्स्ट ग्रेड का वो लिया था पॉडकास्ट, वो भी बेनीवाल सर का ही सजेस्ट किया था। अच्छा। हाँ, और इसके साथ साथ में आप हर एक टॉपिक के अलग अलग रेफरेंस बुक के तौर पे भी पढ़ सकते हो, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें जैसे अलग अलग टॉपिक की अलग अलग बुक्स आती है, बहुत सारी आपको मिल जाएगी। ऐसे जो आप पढ़ते हो वही पढ़ सकते हो, उसमें कोई ऐसे नहीं कि मैं अभी कोई सजेशन दूं कि ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है। सारी नहीं, आपकी सजेशन मानेंगे जरूर, कोई तो तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वैसे ओपी गाबा जैसे वेस्टर्न थिंकर की या इंडियन थिंकर की ओपी गाबा की चलती है, पुखराज जैन की चलती है, आईआर में बीएल फड़िया की चलती है, और भारतीय राजनीति में वैसे लक्ष्मीकांत की होती है, और बेनीवाल जी सर के नोट्स काफ़ी। और अपने स्कूल लेक्चरर की तैयारी और के लिए पढ़ते हैं तो थोड़ा फैक्चुअल लेवल से और सब्जेक्ट को अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए, आजकल जो पेपर का पैटर्न बदल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये है कि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैटर करने लगी। यूपीएससी जैसा थोड़ा लेवल पूछने लग गया। मैंने जैसे अभी ये कॉलेज शिक्षा का संस्कृत विभाग का भी एग्ज़ाम दिया है और मैंने कॉलेज शिक्षा सामान्य विभाग से भी दिया हुआ है, तो दोनों का ही लेवल बहुत अच्छा पेपर का स्टैंडर्ड रहता है। तो आप फैक्ट के साथ भी एक सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी होती है। सही है। अब इनका इतना देखने के बाद इनका एक क्वेश्चन आएगा कि सर कॉलेज लेक्चर बनने के लिए बीएड ज़रूरी है क्या?
नहीं, मैंने खुद ने और भी ये भी साथ में बता देना कि बीएड करना या ना करना आपके लिए रिग्रेट है, या ऐसा सोच रहे हो कि बीएड कर लेता तो सही रहता, या कोई दुख नहीं है कि अपना कॉलेज लेक्चरर बन जाएंगे आज नहीं तो कल बनी जाएंगे। सही बात है। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि कॉलेज लेक्चरर के लिए बीएड करनी ज़रूरी नहीं है। कॉलेज लेक्चरर के लिए जो न्यूनतम योग्यता है कि आप जिस सब्जेक्ट में कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हो उस सब्जेक्ट में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरा ये है कि यूजीसी आप नेट देते हो तो उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 55% और ओबीसी के लिए उसमें 5% का रिलैक्सन है, तो 50% अबोव होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। यूजीसी नेट अगर क्वालिफाई हो और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके इस परसेंटेज से ऊपर है तो फिर आप क्वालिफाई हो प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए। और जेआरएफ आपके पास होती है तो भी आप भी क्वालिफाई हो। लेकिन जेआरएफ में ये होता है कि आप पीएचडी करते हो तो आपको भारत सरकार की तरफ से साथ साथ में एक फाइनेंशियली हेल्प के तौर पे वो पीएचडी में रिसर्च के लिए फेलोशिप दी जाती है। और फिर जैसे बात आती है कि जैसे मैंने बीएड नहीं कर रखी है, ठीक है, और मैं कॉलेज लेक्चरर के लास्ट टाइम जैसे इंटरव्यू दिया, मेरा फाइनल मेरिट में ही रह गया था, तो उसमें मुझे ये रिग्रेट हुआ कि उस समय 2 महीने के बाद ही स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम था। ठीक है, और स्कूल लेक्चरर के एग्ज़ाम में मेरे पास बीएड नहीं थी, तो स्कूल लेक्चरर के लिए बीएड जरूरी है। और आपको उस टाइम में लगा कि यार मेरे पास बीएड होती तो मैं सब्जेक्ट तो तैयार था ही, और फर्स्ट पेपर के लिए भी आपके लिए तैयार है कि पटवार वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान जी के वर्ग थोड़ा पढ़ रहा है, हाँ, थोड़ा पढ़ यूपीएससी लेते सब और कुछ क्या। उसमें फर्स्ट पेपर अच्छे से। तो मेरा स्कूल लेक्चरर में ये था कि अगर मेरे पास बीएड होती, मैं कह रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से कि अगर बीएड होती तो मेरा स्कूल लेक्चरर में मैं टॉप 100 में सेलेक्ट हो जाता। लेकिन ये रिग्रेट भी है, और मेरा रिग्रेट होने का कारण तो मेरा ये था, मेरा कभी लक्ष्य नहीं रहा था। मेरा बीएड मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा लक्ष्य पहले यूपीएससी में सेकंड ऑप्शन प्लान बी के तौर पे प्रोफेसर को रखा, और बाद में मैंने प्रोफेसर को ही जिया था कि प्रोफेसर ही बनना है, और या फिर सिविल सर्विसेज। तो मैंने आरएस की भी एग्ज़ाम दी, आरएस में अभी दूसरी बार मैंने मेंस दिया है, आरएस में भी तो वो साथ साथ में चलता रहता है। तो इस बार मैंने प्रोफेसर का ही मुझे कॉलेज लेक्चरर ही बनना है। और हाँ, ये है कि बीएड आपको करनी चाहिए, मैं एक सजेशन दूंगा कि बीएड कर लेनी चाहिए, वो एक बहुत ज़रूरी होती है। जिस समय सारे दरवाजे बंद होते हैं और बीएड आपके पास है तो फिर आपके लिए सारे दरवाजे खुले होते हैं। एक क्वेश्चन इनका रहेगा कि हाँ, ये पूछते हैं कि सर जैसे मान लो कि प्रोफेसर या फर्स्ट ग्रेड के लिए कि ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना और 12वीं में होना ज़रूरी है क्या? तो आपके सामने उदाहरण है, इन्होंने कहा कि आपने 12वीं भी साइंस में थी जी, और ग्रेजुएशन आपने पीसीएम में कर रखा है, तो आपके पास पॉलिटी तो मतलब ग्रेजुएशन तक नहीं थी, और उसके बाद पीजी किया आपने पॉलिटी में, और उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी की और नेट जेआरएफ किया। तो आपके सामने उदाहरण है, मतलब आप कोई शक की नज़र से नहीं देखागा कि पहले पॉलिटी ज़रूरी है, मतलब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है उस आधार पर फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, नेट जेआरएफ सब मानिए, पहले कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, पहले कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे एक थोड़ा सा ये होता है कि जैसे मेरे पास साइंस थी बीएससी में, और मैं बीएड कर लेता, और फिर मैं अगर सेकंड ग्रेड टीचर बनता तो साइंस से बनता, साइंस मैथ से, और फिर मेरे पास एमए पॉलिटिकल साइंस में, तो वर्तमान रूल के अकॉर्डिंग मेरा प्रमोशन नहीं होगा। ठीक है, हाँ, ये सही है, एमए होनी ज़रूरी है। हाँ, वो सेकंड ग्रेड के लिए है कि आप सेकंड ग्रेड बनते हो, फिर आप फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन चाहते हो, तो वो ये है कि उसी सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर्स होना चाहिए। लेकिन आपके पास अगर पहले बीएससी की हुई है, फिर आपने बीएड कर ली, और फिर आप एमए पॉलिटिकल साइंस से करते हो या किसी भी एमए किसी भी सब्जेक्ट से करते हो, उस सब्जेक्ट में आप स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम देना चाहते हो, सीधे भर्ती में आप प्रवेश पाना चाहते हो, तो फिर आप आराम से एग्ज़ाम दे सकते हो, इसमें कोई अड़चन नहीं। मेरे हिसाब से प्रोफेसर के लिए, नेट के लिए आपने बहुत कुछ बताया है, और अब ये जानना चाहूँगा कि फाइनल तैयारी कैसे करें? मतलब मैटर आपने बता दिया जी, किस टाइप से पढ़े, खुद नोट्स बनाए किताबों से या किताबें पढ़े, या मिनिमम कितना पढ़ना जरूरी, क्योंकि एक सब्जेक्ट पकड़ करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी देना पड़ता है। आपने जैसे कहा 18-19 से मैं मतलब पॉलिटी धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, अभी भी जारी है, तो इसके लिए एक फ्रेशर को किस टाइप से स्टार्ट करना चाहिए फ्रेशर के हिसाब से? मतलब कोई पूर्व धारणा नहीं होनी चाहिए। हाँ, फ्रेशर के लिए यही है कि देखो, सब्जेक्ट को मैं ये नहीं कह रहा भी मैं इतने टाइम से पढ़ रहा हूँ तो इतने टाइम नहीं होता है। मिनिमम ये होता है कि आपके पास आपने 6 महीने अगर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है, 6 महीने काफ़ी होते हैं। अच्छे से आप कितना मानते हो? अच्छे से को मतलब एक फैक्ट देते हो? तो फैक्ट देता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि आपकी 8-10 घंटे की स्टडी होनी चाहिए, जिसमें आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, और सब्जेक्ट के तौर पे आप जो भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से या बुक से पढ़ रहे हो, फिर आप अपने सेल्फ नोट्स भी तैयार कर रहे हो, तो उनका बार बार रिवीजन,
सोर्स एक ही रखे, उनका बार बार रिवीजन। जैसे मैं अगर कोई सजेशन लेना चाहेगा तो बेनीवाल जी सर के पहले नोट्स का सजेशन दूंगा कि पहले नोट्स पढ़ो, एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए तो उस सब्जेक्ट फिर अलग अलग किताब इतनी भारी भरकम है कि फिर आप अलग अलग टॉपिक के लिए, जैसे वेस्टर्न थिंकर के लिए या इंडियन थिंकर के लिए, मैं पॉलिटिकल साइंस का बता रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग यूनिट की फिर आप बुक अलग अलग पढ़ सकते हो। और किसी भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के या कोई अगर अच्छे सर के अगर नोट्स है तो उन नोट्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और 8-10 घंटे की स्टडी आपको 6 महीने में आपको सब्जेक्ट प्रिपेयर करवा देगी बहुत अच्छे से। उसके लिए स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, यूजीसी नेट, इनके लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना, सारी तैयारी एक साथ होती है। इसके लिए थैंक यू। ज़्यादा टाइम नहीं है, 6-7 घंटे बहुत है ये इन्होंने कह दिया, और 6-7 महीने भी बहुत, दोनों भी होना चाहिए, दोनों भी बहुत। और इसके बाद जैसे मान तैयारी कर ली तो उसके लिए क्या कोचिंग में आपने कहा कि कोचिंग करो तो ठीक है, किताबों से भी पढ़ सकते हो, नोट्स वगैरह। हाँ, सेल्फ स्टडी कोचिंग करे तो क्या ऑनलाइन, आपने ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ फर्क है? कोचिंग करे तो क्या ऑनलाइन, आपने ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ फर्क है? मैंने तो ऑफलाइन किया था राजेश मिश्रा सर से, और बाकी मैंने कोई कॉलेज लेक्चरर के लिए या अलग से कोई कोचिंग नहीं किया, आरएस के लिए कोई अलग से कोचिंग नहीं करी, बाकी सारी मैंने सेल्फ पढ़ी। हाँ, पहले एक सब्जेक्ट को अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप किताबों से बनाओ चाहे कोचिंग से बनाओ, वो आप कौन सा भी एक मीडियम ले सकते हो, बुक से भी आप अपनी सब्जेक्ट की एक समझ बना सकते हो, या फिर किसी भी सर के निर्देशन में आप अपनी एक सब्जेक्ट की समझ बनने के बाद उस सब्जेक्ट को आप कितनी भी डीप से पढ़ सकते हो, नोट से पढ़ सकते हो, बुक से पढ़ सकते हो। लगभग फाइनल तो क्या अभी चलेगा, लेकिन जैसे मैं एक पूछना चाहूँगा पेपर के बारे में, क्योंकि ये यूजीसी नेट और जेआरएफ और फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर पेपर, मतलब ये बहुत बड़े लेवल के हैं जी। और जो फ्रेशर देगा या नया बंदा देगा, फ्रेशर क्या पुराने भी देंगे तो उनको अभी तक ये नहीं पता है कि कैसे पेपर अटेंड करें, तभी तो बार बार तैयारी तो हो चुकी है उनकी भी, आपने 6-7 महीने की अंडरस्टैंडिंग तो आ चुकी है, फिर भी वो पेपर कैसे करे, जैसे कि तैयारी होते हुए भी सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं कि बार बार रह जाए। आपने किस टाइप से पेपर अटेंड किया था? जैसे इसमें माइनस मार्किंग भी होती है, नेगेटिव मार्किंग से 1/3 होता है तो बहुत पीछे रह जाते हैं। हाँ, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर इनमें नेगेटिव मार्किंग होती है, और यूजीसी नेट में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो अपना नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। तो ये होता है कि आपको पहले सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेते हो, क्लियरिटी आती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बार बार लगाते हो, ओल्ड क्वेश्चन आप बार बार सोल्व करते हो, तो उसके बाद आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में ये होता है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं, एकदम मतलब अवेयरनेस के साथ अटेम्प्ट करना होता है। ये नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा सिलिंग मिस्टेक की वजह से, या मैंने अवेयर तो मैं ये बताऊं कि पेपर में ऐसा कोई नहीं है कि जैसे मतलब 2-4 दिन का जग नींद नहीं लिया तो भी अवेयर रहेगा कि 3 घंटे एक तो अच्छे से पढ़े, फिर भी अच्छे से नहीं कर पाता है। ये इसका क्या कारण है, आप किस हिसाब से बता पाओगे कि पेपर कैसे अटेंड करें? या ऐसा होता है कि इतने क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, या इससे ज़्यादा करोगे तो माइनस में आओगे, इससे करोगे तो नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जिससे ये सजेस्ट करे कि इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए या इतने, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर सब्जेक्ट की एक नेचर होती है, जैसे सिलेक्शन लेना होता है तो आपको कम से कम 70% अबोव आपके परसेंटेज अगर बनते हैं। वगैरह रहती है इसमें? मेरिट देखो, कॉलेज लेक्चरर में तो बहुत कम रहती है, कॉलेज लेक्चरर में पॉलिटी की। स्कूल लेक्चरर में तो अभी पोस्ट भी खाली रह गई थी। जैसे स्कूल लेक्चरर की लास्ट टाइम 1300 कुछ पोस्ट थी, 1000 लड़के ही सिलेक्ट हुए, कैटेगरी वाइज वो सीटें बैकलॉग वैकेंसी में आएगी, तो वो खाली रह गई। तो इनमें मेरिट का कोई इश्यू नहीं है। मतलब पेपर थोड़ा अच्छा लेवल का बनाते हैं, पेपर अच्छे लेवल का होता है। और पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सब्जेक्ट है जो फैक्चुअल है, और दूसरा ये है कि उसमें जो सारे थिंकर और है अपना या नहीं ज़्यादा विदेशी हो के, तो विदेशी लोगों का लिखा गया पॉलिटिकल साइंस की कैसे, उसमें सारे थिंकर्स, उनके कोटेशन, तो वो सारा अपने को पढ़ना पड़ता है। तो उसके हिसाब से थोड़ा सब्जेक्ट टफ होता है। और पॉलिटिकल साइंस में इतनी सारी बुक्स और इतने सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, जिससे ये है कि पेपर बनाने वाला कौन से सेटअप से बनाए, हम कहाँ से सोर्स पढ़ रहे हैं, उसकी विचारधारा पर डिपेंड करता है। उस हिसाब से पढ़ लिए तो हमारा बेड़ा पार है। हाँ, और नहीं तो थोड़ा कठिन होता है पार करना। थोड़ा कठिन होता है। पर ये जैसे मैं बता रहा हूँ कि पोस्ट तो खाली रहती है, तो ये नहीं कि आपको 100% आना चाहिए। अगर आप 60% 70% पॉलिटिकल साइंस में अच्छे से करते हो तो आपको हो जाता है। जैसे लास्ट टाइम मैं कॉलेज लेक्चरर का बता देता हूँ कि लास्ट टाइम में 224 में से फाइनल मेरिट गई थी 124-25 नंबर। ठीक है, तो 55% के आसपास है। और स्कूल लेक्चरर में तो बहुत कम गई थी, बहुत कम गई थी मेरिट। हाँ, 450 शायद स्कोर होता है, जिसमें से 182 नंबर पहले गई थी, ऐसे ही कुछ है, मुझे याद है। जैसे इसमें होता है कि आपने कहा, मुझे याद है रिवीजन और क्वेश्चन सॉल्व करना, आपने कहीं से मतलब क्वेश्चन बैंक की एक बुक आती है, जैसे हम राजस्थान में दिशा वगैरह चलती है, तो पॉलिटी के लिए कोई ऐसी बुक है जिससे क्वेश्चन रिवाइज करते रहे, पुराने पेपर में आ चुके, क्योंकि पुराने पेपर वाले क्वेश्चन देखने बहुत ज़रूरी है, रिपीट भी होते हैं, उस आधार पर हम
सोच भी सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पढ़ने हैं और कैसे बनेंगे। तो आपने कोई बुक पढ़ी थी? बिल्कुल, मैंने भी ओल्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले तो मैं सबसे बढ़िया काम करता हूँ कि आरपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करो। आप आरपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, साइट से डाउनलोड करो, साइट से जाओ, अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो साइट से जाओ, पेपर आंसर की सब वहाँ पे, आप वहाँ से डाउनलोड करो, प्रिंट निकालो। और दूसरा मैंने किया था यूथ कंपटीशन टाइम्स की, मतलब भारतीय संविधान की, राजनीति की और या राजनीति विज्ञान पूरे सब्जेक्ट की ये कंप्लीट बुक आती है, यूथ कंपटीशन। हाँ, उसमें ओल्ड क्वेश्चन जितने भी हर एक यूजीसी नेट में या यूपी पीसीएस में या यूपी के किसी भी टीचिंग के एग्जाम में, कॉलेज लेक्चर, ऑल इंडिया में अपने जितने भी कहीं भी प्रोफेसर और के एग्जाम हुए तो उसमें सारे क्वेश्चन का एक कलेक्शन है। और एक अरिहंत की पब्लिकेशन की भी बुक आती है, तो दोनों बुक्स में से कोई भी एक बुक्स ले आओ, यूथ कंपटीशन टाइम्स या फिर अरिहंत की गाइड में से, जो ओल्ड क्वेश्चन सॉल्व है। आपको कहीं भी मार्केट से ये नहीं लाना है कि मॉडल पेपर नहीं लाना है, आपको ओल्ड क्वेश्चन लाने चाहिए, हमेशा ओल्ड क्वेश्चन ही करना चाहिए। मॉडल पेपर में तो कोई अपने विवेक से बनाता है, तो सबकी अपनी अप्रोच होती है, तो अपने को अप्रोच चलना है आरपीएससी की। तो आरपीएससी की आप साइट पे जाओ और लेटेस्ट में जो भी एग्जाम हुए हैं, ओल्ड में हुए हैं, उसमें यूपीएससी के भी क्वेश्चन दे रखे होंगे यूथ कंपटीशन। हाँ, यूथ कंपटीशन टाइम से पहले यूपीएससी और आरएस में दोनों में ही प्री के अंदर भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम लगता था सब्जेक्ट का, तो वो भी उसमें क्वेश्चन है। अब पढ़ाई ज्ञान की बातें बहुत हो गई है, तो थोड़ा पर्सनली भी जान लेते हैं। अब आगे मान लो इंटरव्यू के बाद क्या करने का विचार है? इंटरव्यू के बाद मेरा वो कहता है कि शादी करने का विचार है। शादी का तो वो तो देखो सबका ही ठीक है, एक लाइफ का अपना अपना होता है, चलो शादी और वो तो हो जाएगी, पर मेरा मेन तो यही है कि एक बार गवर्नमेंट जॉब लग के कॉलेज लेक्चरर में बन जाऊँ। उसके बाद मेरा ये प्लान है कि मैं इसी फील्ड में काम करूँ। ठीक है। और इसके लिए मैंने ये ऐसे, मतलब मेरे जो ग्रामीण बैकग्राउंड है मेरा, तो मैं चाहता हूँ कि वही वापस वहीं जाके या उसी के आसपास के क्षेत्र में या फिर जहाँ कहीं मेरे से एजुकेशन के मामले में मैं खुद एक पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट को मतलब खुद पढ़ाना चाहता हूँ। अभी भी जैसे मैं गांव में था, तो मैं गांव में गवर्नमेंट स्कूल है मेरे घर के पास में, गर्ल्स स्कूल गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे स्कूल लेक्चरर की पोस्ट अभी खाली है और उन बच्चों के मतलब जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम भी है। तो फिर मैंने वहाँ मैडम को जाके रिक्वेस्ट किया कि मैडम मेरा इंटरव्यू है प्रोफेसर का और मैं तैयारी के लिए आपके यहाँ पढ़ाना चाहता हूँ, और मुझे कोई आपसे, और आपको भी हेल्प होगी, गांव के लिए भी अच्छा होगा। हाँ, और मुझे कोई ऐसे नहीं है, मुझे कोई रिटर्न वापस नहीं चाहिए। मेरे लिए रिटर्न यही है कि मेरी यहाँ से इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी, और वैसे मुझे मेरे सब्जेक्ट के लिए भारत सरकार की तरफ से फेलोशिप दी जाती है। तो मैंने वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों के लिए अभी जब भी मैं फ्री होता हूँ गाँव में, तो गर्ल्स स्कूल में जाके 11th और 12th में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा। इसके लिए आपको साधुवाद मेरी तरफ से और उन बच्चों की तरफ से भी जिन्होंने आपसे कुछ सीखा है। और अब लगभग ये पॉडकास्ट समाप्ति की ओर है, थोड़ी ये बातें कर लेते हैं। जैसे मान लो एक समाज होता है, हम समाज में रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, बिल्कुल, और क्योंकि समाज से हम प्रभावित जरूर होंगे, बिल्कुल, कम ज़्यादा हमारे ऊपर डिपेंड करता है, असर जरूर होगा, असर जरूर। और आपने मान लो 15-16 में 15-16-17 जो भी मानो कंपटीशन उतरे, और आज मतलब चॉइस चला है तो 8-9 साल हो गए। तो इस टाइम इतने टाइम लगातार टाइम में मैं पर्सनली मेरे खुद का बताता हूँ कि 2-3 साल में इतना बोर हो गया था कि यार चल रहा क्या रहा है कंपटीशन में, और आपने मतलब 8-9 साल तक कंटिन्यूटी रखी, और आज भी जिस प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ इतनी पॉजिटिविटी, और देखने वाले सोचेंगे कि यार हम भी कर पाएंगे, आपको देख के मेरा ये वादा है। तो ये पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को ना आने देना, क्योंकि आपको भी ऐसे पर्सन बहुत मिलते होंगे कि यार क्या कर रहा है, कुछ धंधा कर ले, या अभी तो आप मतलब सेटल्ड हो, पीएचडी, अब तो कोई बोलेगा ही नहीं। बाकी पहले ज़रूर मिले होंगे कि यार क्या कर रहा है, उम्र भी हो रही है, तो घर भी कहते हैं ना गाँव में घर भी बसाना है, ब्याह कर ले। तो ये ऐसे कुछ नेगेटिविटी, वो देखो समाज में रहते हैं तो सबके साथ भी ऐसे ही होता है। और मैंने कंपटीशन की तैयारी के लिए भाई स्टार्ट करी वो 2015 क्लास में शुरू कर दी थी, और आज 2024 है, तो कम से कम 9 साल का जो ये सफ़र है। इस सफ़र के दौरान उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिससे में आपका रिजल्ट आता है, उससे में अगर आपके पक्ष में नहीं गया तो थोड़ा सा एक बार ये होता है कि यार बहुत ज़्यादा होता है, कितनी मेहनत करते हैं अपन, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फिर भी मैं थोड़ा सा पॉजिटिव रहने का मेरा ये कभी कारण रहा है ऐसा कि मुझे जब तक करना है जब तक मैं सक्सेस नहीं हो जाऊँ। ठीक है। और इसके लिए मैं फॉलो करता हूँ जैसे विवेकानंद जी को कि उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। और दूसरा ये है कि मैं मेरे पर्सनली थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जब मैं 12th में था तभी मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, और मैं मेरे घर में भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, तो जिम्मेदारियाँ भी बहुत हैं, लेकिन उसके साथ भी पॉजिटिव रहता हूँ। कभी भी मेरे नेगेटिव, जैसे आपने बताया कि पॉजिटिव रहते हैं आज भी, और नेगेटिव में आसपास ये आने नहीं देता। दोस्त सब मिलते हैं, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये सबके क्वेश्चन होते हैं। अपन घर पे जाते हैं तो सब पूछते हैं कि कब होगा, एक इस क्वेश्चन का जवाब देना ही क्या कर रहा है और कब होगा।
तो ये उस समय मेरे पर भी बहुत भारी पड़ता है। लेकिन मेरा पॉजिटिव रहने का सबसे बढ़िया ये कारण था कि पहले ही अटेम्प्ट में मेरा पटवारी में सिलेक्शन हो गया था। फिर सबसे बहुत मुश्किल ये था कि वो ज्वाइन नहीं हो पाना। फिर उसके बाद ये हुआ था कि जैसे जैसे आगे जर्नी स्टार्ट हुई, यूजीसी नेट के मैंने एग्ज़ाम दिए, आरएस के मैंने एग्जाम दिए। तो आरएस के मैंने 2 बार एग्जाम दिए। रिजल्ट थोड़ा थोड़ा पक्ष में आता है तो पक्ष में आता तो आप एग्जाम देते रही। आरएस का भी मैंने 2 बार प्री क्वालिफाई किया और यूजीसी नेट का तो देखो वो मेरे लिए एक वरदान सा साबित हुआ अभी तक। और उसी बेस पे मैं प्रोफेसरों की तैयारी है, तो मैं भी उसी पॉजिटिवनेस के साथ आगे बढ़ता हूँ। और आप सबकी दुआ ये रहेगी कि इस बार ही प्रोफेसर में हो जाए और मैं वापस इसी चैनल पे प्रोफेसर बन के इंटरव्यू दूंगा आपका और सबके सामने फिर अच्छे से बता पाऊंगा। और पॉजिटिव रहने का है तो आपको देखो एग्जाम की तैयारी में सब वीडियो देख के पॉजिटिव वो सही है या खुद सेल्फ नहीं, वीडियो देख के आप पॉजिटिव होते हैं, देखने भी चाहिए, कोई मोटिवेशन में कोई दिक्कत नहीं है, पर वो अल्पकालिक समय के लिए होती है। आप खुद से पॉजिटिव, अंदर से पॉजिटिव रहना जिस दिन शुरू कर देंगे ना, तो उस दिन से आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बात है। जैसे अब इसमें राजनीतिक विचारक होते हैं, पश्चिम से भी है, पूर्व से भी है, कोई बीच के भी है, और विचारक कहीं से भी हो सकते हैं, विद्वान तो कहीं भी पैदा हो सकते हैं। बिल्कुल। आपके सबसे फेवरेट कौन है? फेवरेट के तौर पे मतलब जैसे आपने कुछ सीखा सभी से सीखते ही हैं, लेकिन आप जीवन होता इनको भी कहोगे आप अपनाना चाहिए उनकी बातें। फेवरेट के तौर पे मैं सबसे पहले इंडियन थिंकर में अगर बोलना चाहूँगा तो विवेकानंद जी का बोलता हूँ, फिर महात्मा गांधी, और पश्चिम में जॉन रॉल्स जिन्होंने न्याय का सिद्धांत दिया और वो वंचित वर्ग के, नीचे तबके के लोगों के सबके लिए एक न्याय के सिद्धांत को हर एक वर्ग तक पहुँचने की बात करते थे। और कार्ल मार्क्स, अमर्त्य सेन, प्लेटो, ये सब अपने थिंकर्स में हमारे कॉलेज लेक्चरार में लगभग 40 प्लस थिंकर्स लगते हैं और नेट और को मिला के 50 भी सीखने को मिलेगा। तो इसलिए पॉजिटिव सब्जेक्ट आपको भी लेना चाहिए। इसीलिए मेरा फेवरेट सब्जेक्ट आपके लिए कैसे फेवरेट है? मेरे लिए फेवरेट ऐसे है कि फिर मैं जो भी पॉलिटी में कुछ पढ़ता हूँ मुझे लगता है कि ये लाइफ जीने के लिए सही। जैसे प्लेटो हो गया, प्लेटो का आप पढ़ोगे जब भी थिंकर्स को, वो संयम, साहस, सद्गुण, इन्हीं की बातें करता है। और सारा कुछ वो आसपास में क्या हुआ, उस जमाने में क्या हुआ, वो आज कैसे होता है सब आज भी। अब मैकियावेली है तो मैकियावेली ये है कि संघर्ष कैसे करना पड़ता है, जैसे कहते हैं ना मोटिवेशन रहने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए, तो ये भी लोग साथ साथ में अलग अलग विचारधारा के अलग अलग थिंकर मिलते हैं। तो इन सबको पढ़ते हैं तो फिर एक ऐसे लगता है कि यार जो आज की भौतिकवादी युग है उनसे हट के जीने का मन करता है और आप खुश रहते हो। मेरा सबसे बढ़िया वही है कि मैं पॉलिटिकल साइंस को पढ़ता हूँ तो कभी भी मेरा ये नहीं है कि यार भौतिकवादी युग में इतना अपन वो पीछे रह गए। मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं मेरे सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहा हूँ और इसी सब्जेक्ट में मैं आगे कुछ सबके लिए अच्छा करने के सोच रहा हूँ और खुद के लिए सबसे पहले करने का सोच रहा हूँ। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। मेरे तो क्वेश्चन मतलब जो आपने जानना था वो सारे पूछे, फिर भी होता है कि 1-2 क्वेश्चन रह जाते हैं। हाँ कोई नहीं, आपका पूछना तो कमेंट बॉक्स में बोल देना। और किसी को भी कॉलेज लेक्चरर की तैयारी के लिए मुझसे कोई अगर पूछना चाहते हैं तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे से आराम से बात कर सकते हैं। मुकेश जी से आप बात करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं बीकानेर में अभी खुद के लेवल पे ही थोड़ा सा स्टार्टअप तो क्या आपकी सेवा के लिए, मतलब फीस मतलब वो फोटोकॉपी वाली, और टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने चाह रहा हूँ रीट की। तो हो सको आप बीकानेर से हो तो ज़रूर आना देने। अभी 17 नवंबर को फर्स्ट संडे को ही टेस्ट है पहला, और जितना होगा अच्छे से बनाएंगे। और मेरे साथ ही टीम में जो सब सिलेक्टेड है उन्हीं के द्वारा बनाया जाएगा, और पॉलिटी में आपसे हेल्प लेनी पड़ेगी तो ज़रूर लेंगे। बिल्कुल। और सबसे बढ़िया मैं बता देना चाहता हूँ कि मुकेश जी जब जैसलमेर में वहाँ अगर सेकंड ग्रेड टीचिंग की पोस्ट पे है और वो बीकानेर आके करते हैं तो मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते हैं उनको ये मौका पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। और फीस और की कोई बात ही नहीं है। आपको ये है कि मेहनत और इनका लगाव बीकानेर से रहा है, ये खुद ही बीकानेर के यहीं से पढ़े हैं, तो इनका ये लगाव है कि मैं कुछ करूँ तो कुछ बच्चों के लिए ऐसा करूँ कि बच्चे मुझे याद करें। सही, बहुत बहुत धन्यवाद लीलाधर जी आपका। अब तो कहना पड़ेगा डॉक्टर लीलाधर जी कुमावत। बहुत बहुत धन्यवाद।